और मेरे मन में उठ रहा है क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाके बैठ तो गए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हिसाब से उनके मन मुताबिक चीजें अभी भी नहीं हो रही है। नवेंदु जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ इस सवाल के साथ जी कि क्या नीतीश कुमार फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, और एक वो उनके दिमाग में जो चल रहा था पिक्चर की विधानसभा चुनाव, अगर आवाज जी हाँ आ रही है। कंक्लूड करता हूँ। तो एक जो सवाल आ रहा है कि नीतीश कुमार फंस गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अब जी चुनाव विधानसभा का हो जाता तो शायद मेरी पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। ये इस मंशा से उन्होंने सोचा होगा कि हम चुनाव में जाते हैं तो शायद जेडीयू मजबूत हो जाएगी। जो एक दिखाई दे रहा है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी है, और उसके बाद मतलब उनकी पार्टी का कद बहुत छोटा हो गया। तो एक तो वो कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा क्या उनको लग रहा है कि अब ये जो शिफ्ट हुआ उससे उनकी इमेज खराब हुई, तो क्या अब वो इस चुनाव से बचना चाहेंगे या अभी भी वो चाहेंगे कि चुनाव हो? देखिए, नीतीश निश्चित रूप से फंस चुके हैं, और अब जो फंस चुके हैं तो नीतीश ही नहीं फंसे हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी फंस गई है और उसको बीजेपी को पता है कि वो फंस गई है, इसीलिए बीजेपी भी निकलना चाह रही है। और निकलना चाह रही है मतलब कि उस संकट से निकलना चाह रही है कि वो फंसे नहीं फंसाए। तो इस फंसने फंसाने का जो एक प्ले चल रहा है ना एनडीए में, ये इसमें आखिरकार स्थिति जो दिखाई दे रही है वो यही बनेगा कि अगर ऐसे नहीं तो फिर दूसरे तरीके से भी विधानसभा भंग हो सकता है। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये है कि अभी जो मंत्रिमंडल है, जो देखिएगा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? होगा भी नहीं, इसलिए कि वो अब नीतीश नहीं चाहते हैं कि इस मंत्रिमंडल में जब तक ये डिसीजन नहीं बीजेपी ले ले उसके साथ मिलके तो मंत्रिमंडल बढ़ाए। तो देखिए अभी 3 मंत्री हैं बीजेपी के, तो अगर वो सपोर्ट नहीं देते हैं तो मान लीजिए कि फिर भी अगर स्थिति ये बनेगी कि कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट में सर्वसम्मति से ये फैसला होता है तभी विधानसभा भंग होगी। तो वैसे में एक स्थिति ये चर्चा है अंदर खाने में कि नीतीश वैसे अंतिम स्थिति में बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं, और बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो उसके साथ ही एक दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। सरकार उनकी बनी रहेगी, बर्खास्त करेंगे और बर्खास्त करने के बाद वो मनोनीत कर सकते हैं किसी भी मंत्री को, राज्यपाल को भेज सकते हैं, लेकिन फिर अब राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलेगी वहां। तो इस तरीके से ये पूरा झंझट फंसा हुआ है। और इसी झंझट में देखिए एक बात जो भवेश जी आपने कही ना, फिर दीपक कोचगवे भी बता रहे थे, ये जो टूट रहे हैं दल से विधायक और उधर जा रहे हैं, आप ये देखेंगे, पहले भी इसकी चर्चा हमने की थी कि उनके बारे में न तो हाउस कोई नियमन दे रहा है, जबकि हाउस को नियमन देना चाहिए कि ये 3 विधायक अगर आरजेडी के पहले टूटे, एक अभी और 2 इसके टूटे तो 6 हो गए। तो पहले तो 3 टूटे थे, उन्हीं को जो है तय करना चाहिए था कि इन पर दल बदल कानून लागू होता है, इनको सदस्यता बर्खास्त की जाए। आरजेडी को यह मांग करनी थी, आरजेडी ने मांग नहीं की। अब आरजेडी भी नहीं मांग की इसलिए कि जो आप बात कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है, हाँ, इस खेला में वो नहीं चाह रहे हैं कि नंबर कम हो जाए, तो वो भी आरजेडी भी इसको खींच रही है, बीजेपी भी खींच रही है। बीजेपी अलग गुट की मान्यता जो है, चूंकि उसके विधानसभा अध्यक्ष हैं अपने, तो वो अलग गुट की मान्यता उनको दे सकती थी, लेकिन अब अलग गुट की मान्यता देने के बाद फिर भी जो है वो होगा क्या कि अगर बीजेपी किसी तरह के आगे आके दावे करेगी तो फिर वो समर्थन ही कर सकते हैं एक घटक अलग गुट के तौर पर, वो बीजेपी की संख्या में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए एक बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीका बीजेपी यहां अख्तियार कर रही है, जिस पर मनोज झा ने इशारा किया, और ये बहुत बड़ा इशू है। और ये इशू तरीके से उठा तो ये फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो वो ये है कि बिना किसी कानून माने गैर कानूनी ढंग से उनको सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठाया जा रहा है, सबसे ऑब्जेक्शनेबल यही है। और आपको याद होगा भवेश जी कि पहले दिन ही तेजस्वी यादव ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिस दिन अध्यक्ष का विश्वास प्रस्ताव वाले बहुमत सिद्ध होने की बैठ गए।
तो उसी तरीके से कल भी हुआ, कल भी जो टूट फूट हुई 3 विधायकों की, इनको भी जो है बैठा दिया गया आज वो सत्ता पक्ष में। ये कैसे कर सकते हैं आप? जो अभी मनोज झा बता रहे थे कि ये सीधे सीधे जो है ये एक दूसरा चंडीगढ़ है। आप समझ ले कि चंडीगढ़ में जैसे बहुमत जुटाने के लिए वो जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर ने वो लूट की और वो सारा खेल किया, तो ये भी यहाँ बहुमत जुटाने या बहुमत बचाए रखने के लिए ये चेयर ऑफ द हाउस जो है वो फिर उसके तरफ से ये एक अलोकतांत्रिक जो है रवैया अपनाया जा रहा है या फिर इसके प्रति खामोशी है। तो चूंकि दलों का भी इसमें स्वार्थ है, वो भी नहीं दावा कर रहे हैं कि इनको हटाइए, इनको अलग गुट की मान्यता दीजिए, आरजेडी नहीं दावे कर रही है। बीजेपी में भी स्थिति यह है भवेश जी कि बीजेपी के भी ठीक है कि विधायक नहीं टूटे हैं, लेकिन बीजेपी को भी मालूम है कि उसके विधायक टूट गए थे। वो ठीक है कि अंतिम में साम दाम दंड भेद करके उनको रखा गया। तो जो बीजेपी जैसी पार्टी जो अपने को कहती है कि डिसिप्लिनरी एक्शन हम लेते हैं, डिसिप्लिन पार्टी है, तो उसने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया अपने विधायकों के प्रति, जबकि सम्राट चौधरी ने शुरू में काफी गांजा था सदन में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये सबकी स्थिति है। तो अलोकतांत्रिक इसलिए भी चेयर कर पा रहा है सदन में कि उन दलों के भी ये चाह रहे हैं कि इस पर मामले पर चुप रहा जाए। तो इस तरीके से इन सारे भंवर जाल में लेकिन नीतीश की जान फंसी हुई और फंसते जा रहे हैं। बीजेपी देखिए क्लियर कट है कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो। क्यों नहीं चाह रही है? वो जो भी मामला है, लेकिन 3 मामले बिल्कुल साफ हैं। जान रही है बीजेपी कि इसमें गेम क्या है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपनी सदस्य संख्या को मजबूत बनाना चाहते हैं। बीजेपी बेवकूफ है कि वो नीतीश कुमार को मजबूत बनने देगी। वो तो चाहती है अंदर से। सवाल ये कि क्या सचमुच ऐसी स्थिति है कि नीतीश कुमार अगर चुनाव में जाते हैं, विधानसभा चुनाव में, तो उनके नंबर अभी 45 से बढ़ जाएंगे? ये स्थिति दावा नहीं किया जा सकता है। जो माहौल अभी हो गया है इस बार की पलटमारी के बाद और तेजस्वी की सभाएं जो हो रही हैं, वो जो चीजें एक मैसेज दे रहा है, और साथ साथ अंदरूनी तौर पर देखिए तेजस्वी सिर्फ सभा ही नहीं कर रहे हैं, और जेडीयू भी, आपको याद होगा कि सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही कहा था कि लोकसभा चुनाव के बारे में भी, जब महागठबंधन में थे, दिल्ली बैठक के बाद लौटने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, तो चुनाव इसलिए तैयारी करो। दूसरा क्या है कि ये तो उन्होंने कहा था, लेकिन उनके मन में ये भी था कि विधानसभा चुनाव भी हमको करवाना है, तो इसलिए उधर तैयारी उनकी कतारों में भी चल रही है। तेजस्वी जो सदन छोड़कर निकल गए हैं, आप सोचिए कि बजट सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं है, थ्रू आउट एब्सेंट है, तो ये भी एक बड़ी बात है, ये ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए कि उनकी कतारों में, यानी आरजेडी की कतारों में भी चुनाव की तैयारी चल रही है, और तेजस्वी ने अपनी सभाओं में कई जगह बोला है। आरजेडी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी भीतर तैयारी पहले से कर रही थी, चूंकि नीतीश कुमार इस पक्ष में थे कि विधानसभा चुनाव हो जाना चाहिए। जी, और नीतीश का कोई ठिकाना नहीं है, वो भंग कर ही दे येन केन प्रकारेण, तो आरजेडी को भरोसा नहीं है, तो वो भी अपनी तैयारी कर रही थी। तैयारी अगर कोई नहीं कर रहा था तो वो बीजेपी। क्यों? इसलिए कि बीजेपी कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही है, और मोदी आप जानते ही हैं शीर्ष नेतृत्व है, पीएम है, तमाम है, तो मोदी के चाहना से ये चुनाव होगा ना लोकसभा, और उनको अपने को बचाना है, तो उस लिहाज से वो कंसंट्रेट करना चाह रही है बीजेपी लोकसभा चुनाव पर। उनका साफ तौर पर मानना है कि ये लोकसभा में विधानसभा घुसा देने के बाद फिर कैंपेनिंग का कंसंट्रेशन बदल जाएगा, जो हम समर्थन इशू बदल जाएंगे, क्योंकि विधानसभा के इशू और लोकसभा के इशू वो दोनों कई बार अलग अलग होते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अगर उठ जाएंगे, विधानसभा चुनाव अगर साथ हो रहे हैं उसमें, तो हो सकता है वो स्थानीय मुद्दे बीजेपी को प्रभावित कर दें, उनके कैंपेनिंग को। तो ये घालमेल में खतरा है, और ये खतरा अभी बीजेपी नहीं उठाना चाह रही, इसलिए कि उसको 400 पार और मैं फिर आ रहा हूं, और जून में फिर मैं आ जाऊंगा, और मोदी तीसरी बार मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, हर जगह बोल रहे हैं। तो इस प्रधानमंत्री की तीसरी पारी पे वो कोई भी
ना वो रिस्क लेना, जोखिम लेना चाहते हैं, ना जख्म लेना चाहते हैं, ना निशान लेना चाहते हैं। तो इस तौर पर बीजेपी नहीं चाह रही है कि ये हो। तो इसी मामले में एक दृढ़ता आ गई अचानक इस बीच में। और दूसरा है क्या कि नीतीश को वो समझ रहे हैं कि ये विधानसभा में अगर मजबूत हो जाएंगे, मे भी कि आ गए नीतीश अगर अच्छी तादाद लेकर अपने विधायकों की। एक बात सोचिए, तो परिणाम का क्या है, कोई ठिकाना नहीं है। तो बीजेपी ये सोच रही है कि फिर ये मजबूत जो हो जाएंगे, इनके साथ तो ये उसको हमारे हाथ सरकार नहीं वैसे आएंगे। हाथ नहीं आएंगे। अभी जब इतना खेल कर रहे हैं नीतीश कुमार और करते रहे हैं, बीजेपी को हाँकते रहे हैं, ये तो नीतीश की काबिलियत रही है। वो इसीलिए नीतीश ने अपनी सेकुलर छवि भी बचा ली और फिर धार्मिक राजनीति के साथ भी राजनीति की, लेकिन वो उसको हाँकते भी रहे। ये नीतीश की खासियत रही है। तो बीजेपी को लग रहा है ये कि ये हाँक देगा फिर। और दूसरा है कि बीजेपी चाह रही है कि अब बिहार की आगे की राजनीति टू पोलर ही हो, और टू पोलर में एक आरजेडी रहे और बीजेपी रहे। ये तीसरा ये मुश्किल खड़ा करते रहे, जिसके कारण आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। इतने सालों से बीजेपी इनको सपोर्ट दे के सरकार में क्या है, तो बीजेपी है। मंत्री फलाना किसके हैं, बीजेपी के। स्वास्थ्य मंत्री किसके हैं, अरे बीजेपी के हैं सब, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। तो वो आगे नहीं चाह रही है, वो तो अपना मुख्यमंत्री की अब प्लानिंग कर रही है, और लोकसभा के बाद ही। अगर लोकसभा के परिणाम भी आएंगे भवेश जी, तो मेरा ये मानना है, और जो यहाँ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम है, कि शायद उसके बाद ही फिर पलटमारी हो जाए, या तो फिर उसके बाद जो है नीतीश ही इधर आ जाए। क्योंकि उनको फिर ये तो मालूम है नीतीश को कि बीजेपी के साथ अगर वो रहेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव तक, तो इनकी मतलब बहुत ही लानत मलामत होगा। आरजेडी में यह है कि वो पुराना एक स्कूल है, सोशलिस्ट स्कूल, तो उसमें शायद उनको थोड़ी इज्जत भी मिल जाती है। तेजस्वी विरोध करते हुए भी दशरथ पिता भी बना लेते हैं, सम्मान भी मिल जाता है। लालू प्रसाद भी ऐसे पीठ ठोक देते हैं, और नीतीश भी लालू के कंधा ऐसे ठोक देते हैं जब विधानसभा के गेट पर मिलते हैं दोनों। तो ये एक स्थिति है। तो लेकिन मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का स्वार्थ सीधा है कि लोकसभा की सीटें हमको बढ़ानी है, आगे नो नीतीश, एकदम क्लियर कट है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इतना क्लियरिटी के साथ जो है बिहार का जो ये महीन समीकरण समझाया है, इतनी मतलब इतनी बारीकी से, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को ये धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये तीन दलों की राजनीति तीन अलग अलग धारा में कैसे अपने स्वार्थ को देख रही है, और उसमें बिहार फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि फिलहाल वो अभी स्टेट देख रही है लोकसभा चुनाव, उसमें अपना फायदा देख के उसने नीतीश कुमार को अपने पाले में किया। उसका लक्ष्य, और नीतीश अपना फायदा देख रहे हैं जी, उनका और नीतीश अपना फायदा देख रहे हैं। उनके साथ मिलकर हम केंद्र में अपनी जो मेरी ताकत बिहार से बनी हुई थी वो ताकत बरकरार रहे, प्लस हम इसको नीतीश कुमार को उसका जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी इस तरह से नुकसान पहुंचा देंगे, और उससे जो आगे आने वाला संकट है, जिस तरह से वो हमको गाइड करते हैं, वो गाइडेंस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। नीतीश कुमार अगर डिफेस हो जाते हैं, उनकी विश्वसनीयता खराब हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाएगी। आपने ये भी बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में जो ये ट्राइपोलर जो चुनाव होते रहे, तीन शक्तियां की बजाय दो बड़ी शक्तियां हो जाए तो हम निपट लेंगे। अकेले अगर आरजेडी से निपटना होगा तो हम निपट लेंगे। और उधर जनता दल यूनाइटेड, चूंकि उनको 20 के चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा था, बीजेपी ने उनको झटका दिया था, उस झटके से उबरने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, और वो भीतर भीतर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और इस बात को चूंकि आरजेडी जानती है, इसलिए तेजस्वी यादव जैसे ही नीतीश ने पाला बदला, वो चुनाव के मैदान में निकल गए हैं, क्योंकि उनको पता है कम से कम कि आरजेडी चुनाव की जमीन पर तैयारी कर रही थी। तो ये एक माहौल जो आपने बता दिया तीनों दलों की सोच के बारे में, ये कोई बता नहीं पाएगा इतनी आसानी से और इतने सरलता से जितना आपने इसको बताया। और मुझे लगता है यही स्थिति है, और इसी में बिहार फंसा हुआ है। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अब विपक्ष का अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, यानी तेजस्वी यादव ने 3 मार्च की जो एक गांधी मैदान में जो रैली बुलाई है जी, उसमें विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा। तेजस्वी तो अपनी जमीन पर ताकत दिखा ही रहे हैं। आज एक और तस्वीर आई कि भाई उन्होंने आरजेडी के एक विधायक ने आमंत्रण दे दिया नीतीश जी को कि आइएगा वही गांधी मैदान में, वो
वीडियो आया, तो जरा वो जी जी बताइए विपक्षी अलाइनमेंट जो है वो कैसा एक दृश्य वहां पर बन रहा है? क्या सचमुच बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए विपक्ष वहां का इस वक्त जो विपक्ष है एक मजबूत चुनौती बन रहा है? भवेश जी, बिल्कुल निसंदेह मुझे लग रहा है कि चुनौती बन रहा है। बिल्कुल एक साफ बात है। वो क्यों है कि पहले से एक तो बिहार में जो है वो इंडिया अलायंस जो है विपक्षी गठबंधन, तो विपक्षी गठबंधन पहले से स्टैंड कर रहा है। ये इसलिए कि महागठबंधन था और महागठबंधन में एक ही इजाफा हुआ था कि उस इजाफे में नीतीश कुमार इधर शामिल हो गए थे, नीतीश कुमार चले गए। तो महागठबंधन तो पिछले 2020 का चुनाव तक लड़ा महागठबंधन, और वही बिहार का इंडिया गठबंधन है। तो यहां पहले से इंटैक्ट है, और जो भी सीट अंडरस्टैंडिंग, सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भी बिल्कुल क्लियर कट है, वो अनाउंस होना बाकी है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो सारी जगहों का तो उठाता है कि यह नहीं हुआ, वही नहीं, वहां नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन सीट शेयर नहीं कर, बिहार का नाम नहीं लेता है वो भी, इसलिए कि बिहार मालूम है कि बिहार में सब कुछ क्लियर है। तो एक तो ये बात है जो विपक्षी एकता के पक्ष में जाती है। दूसरी बात यह है कि जो राहुल के दौरे हुए इधर, और उस दौरे के बाद फिर तेजस्वी का दौरा जो निकल पड़ा, इन दो दौरों ने बिहार में एक फिजा बना दी इंडिया गठबंधन की। और मैं आपको बताऊं कि जैसे बिहार के कई जैसे जो मतदाता है, आम मतदाता, जैसे तेजस्वी की जनसभा जो चल रही है, तेजस्वी की जनसभा पर ऐसे बहुत सारे लोग मिले हमको भी, और दूसरे की और हमारे पत्रकार मित्र बंधुओं को से भी जो चर्चा हो रही कि ऐसे कई लोग मिल रहे हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम बीजेपी के वोटर थे, हमने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार तेजस्वी को देंगे। तो वो क्या है कि देखिए, तेजस्वी कोई उनमें बहुत सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। तेजस्वी को इसलिए लोग ये बातें कह रहे हैं कि ये जो नौकरी वाला मामला है ना, और बेरोजगारी का जो सवाल है, और बेरोजगारी के मतलब दहलीज पर जिस तरीके से छटपटाता हुआ बिहार था, उस बिहार को उन्होंने जो एक राहत दी है, और उस राहत मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो ये उम्मीदें जो बढ़ जानी है ना, तो ये तो सब वर्ग को चाहिए, बीजेपी के वोटरों को भी चाहिए, जेडीयू के वोटरों को भी चाहिए, आरजेडी के वोटरों को भी चाहिए। तो हम जैसे सोशल मीडिया के भी कई ऐसे एपिसोड कुछ जगहों पर तेजस्वी पर हमने भी उनकी ये जो यात्रा चल रही उसकी समीक्षा, या मेरा कुछ 1 to 1 जैसा कुछ मैंने भी दिया कई चैनलों को। तो उस चैनल, उसमें कमेंट में देख रहा हूं, तो उस कमेंट में इस तरीके से आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो क्लिक कर गया है ये तेजस्वी का फार्मूला, और ये रोजगार का सवाल, और उसके बाद ये विकास जो अवरुद्ध हुआ ना, तो जो विकास की पार्टी, विकास पुरुष कौन, तो नीतीश कुमार, विकास पुरुष कौन, तो नरेंद्र मोदी, विकसित भारत का नारा है नरेंद्र मोदी का। तो ये विकास जो है इस बार की पलटमारी में और ये खेला में, ये बिहार में इसको लेकर के भी रोष है भवेश जी। और इसलिए कि देखिए ना, सारा कुछ रुक गया। जनवरी से ये साल नया शुरू हुआ, और साल नया शुरू होने के साथ ये सियासत नई शुरू हो गई। परिणाम इसका क्या हुआ, जनवरी फरवरी पूरा बीत गया, तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, एक एक मंत्री जो है वो 8-8 विभाग लेकर बैठे हुए हैं। तो ये इसके कारण भी लोगों में रोष है कि एक सिलसिला चल रहा था नौकरी का, नौकरियां बट भी रही थी, नियुक्ति पत्र भी बट रहे थे, नौकरियां प्रकाशित भी हो रही थी, वैकेंसी सामने आ रही थी, फाइल मूव कर रही थी कि अच्छा ये विभाग हो गया, चलो दूसरे विभाग की फाइल बढ़ाओ, उसमें भी फिर इतनी नौकरी निकालेंगे। तो नौकरी ने एक बार मोह लिया है पटना बिहार के मतदाताओं को, और चूंकि वो बिहार की एक जरूरत है, और ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण वोटर जो है इस बार एक आम समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात भवेश जी, इसके साथ हम आपके सवाल को कंक्लूड करूंगा कि इंडिया गठबंधन का जो पूरा हाल है, जो देखिए जुड़ा हुआ है कहां से,
झारखंड से जुड़ा हुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ भौगोलिक तौर पर। फिर उधर जाए तो फिर बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो संयोग से एक स्थिति ऐसी बन रही है कि अभी जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उस गठबंधन की भी एक कहें कि कहीं न कहीं इफेक्ट या उसकी धमक जो है वो बिहार के गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भी है। उधर झारखंड में जो रोल प्ले किया केंद्र ने और ईडी ने, और फिर हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल भेजा गया, तो वहां भी बहुत अच्छी गोलबंदी चल रही है ग्राउंड लेवल पर, और झारखंड की घटनाओं को भी बिहारियों ने अच्छा नहीं माना है। और तीसरी बात पश्चिम बंगाल है, तो फिर आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का क्या, तो एक वैसे भी इंडिया के घटक दलों से दो तरफ से घिरा हुआ है बिहार, उसके मुख्यमंत्री हैं 2 जगह, और फिर एक तीसरी जगह कहें तो ठीक है कि वहाँ बीजेपी है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन हालिया जो इंडिया गठबंधन का जो मोर्चा बना है, जो अखिलेश यादव के साथ और फिर जो है रावण के साथ, तो चंद्रशेखर रावण के साथ, तो अब ये स्थितियां जो है ना, वो बिहार में तो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन और अब एक तर्ज भी चल पड़ा है। वो तर्ज क्या है कि अब तेजस्वी की सभाओं में भी, और फिर आमतौर पर देख रहे हैं कि माने अब महागठबंधन नहीं बोल रहे हैं लोग, अब इंडिया गठबंधन ही बोल रहे हैं। चूंकि ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन कौन है, तो वो है यही, और चेहरा कौन है, तो तेजस्वी यादव। तो बिहार में जो नीतीश चेहरा के तौर पर इंडिया गठबंधन के जाने गए, सूत्रधार के तौर पर उन्होंने सारी वो नींव डाली, लेकिन अब वो चेहरा उधर जाने के बाद ये भी एक इंडिया गठबंधन के लिए, अगर आप कहें तो ये एक बहुत उसके लिए अच्छाई हुआ कि एक उसका चेहरा बदल जाने का कोई धक्का जो है बिहार में नहीं लगा, एक वातावरण के लिहाज से भी, इम्पैक्ट के लिहाज से भी, और तुरंत उसको जो है रिप्लेस कर दिया तेजस्वी यादव ने। अगर तेजस्वी यादव, देखिए टेक्निकली तो वो नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से बाहर घूम रहे हैं ये एक सवाल का विषय है, लेकिन पॉलिटिकली ये तेजस्वी का एक अच्छा कदम है। वो शायद ये नहीं निकलते और ये धमाका नहीं करते अपनी सभाओं का, जन सद्भावना यात्रा जो है, जन विश्वास यात्रा, तो शायद ये गम जो है इंडिया गठबंधन का वो बिहार के लिए और अपोजिशन के जो वोटर्स हैं या फिर जो मतलब लोकतंत्र में जो विरोधी मत होता है, तो उनके लिए एक सदमा था और उनके लिए उबरना मुश्किल था। तो ये तुरंत का हो गया, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है इंडिया गठबंधन के लिए। और मुझे लग रहा है कि अभी जो भूचाल चल रहा है बिहार में, सत्ता पक्ष के खेमे में ही सत्ता हो करके भी बिहार में बीजेपी की सरकार, आप कह सकते हैं ना भाई, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी की सरकार हो करके भी सरकार स्थिर नहीं है बिहार में। बीजेपी की सरकार हो करके भी सब कुछ उनके एक शांति और विकास नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि ये अस्थिरता जो है, और ठीक लोकसभा चुनाव के मुहाने पर ये सारी चीजें बिहार अगर झेल रहा है सत्ता राजनीति में, तो वो तो इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं वोट पर, वोटरों पर भी। और दूसरा ये जो इंडिया गठबंधन का सवाल है, अब ये देखिए जो रैली गांधी मैदान की लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने जो बुलाई, उसमें बहुत साफ तौर पर था कि तेजस्वी की सभाओं को लेकर लालू भी आह्लादित हुए थे और वो जो देख रहे थे सभाएं, और उन्होंने ही कहा कि सबको बुला लो पटना। तब ये जब सबको, तो कॉल लालू का था, अंदर की बात आपको बताएं, और लालू के कॉल पर फिर ये तब हुआ कि उनके फॉर्मेट में सुधार हुआ तेजस्वी की सभाओं में, जन विश्वास यात्रा में। तो वो जो हर जिले में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे, तो वो फिर आ गए रोड शो पर और फिर गुजरते हुए सभाएं कर रहे हैं। तो ये सारे हालात जो हैं, वो अगर बीजेपी अपने संकट से निजात नहीं पाई, तो आप जान लीजिए कि चुनाव में बीजेपी के लिए ये भी एक नुकसान का कारण बनेगा। और मोदी जरूर आए नीतीश को दोस्त बना के कि हम लोकसभा चुनाव की सीटें बढ़ा लेंगे, शायद वो प्रभावित होगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। और दूसरी बात ये
कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चूंकि देखिए सीट शेयरिंग में भी इंडिया गठबंधन में कोई बिहार में झंझट नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग में भी बार बार ये हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रही है कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए अभी तक जो अग्रगति में चलती है बीजेपी पार्टी, उम्मीदवार घोषित करने के मामले में हो तो, चुनावी गोटी सजाने के मामले में हो तो, बिहार की सीट शेयरिंग अभी तक घोषित नहीं हो सकी। तो ठीक है, जो भी होगा, लेकिन उलझने अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इंडिया गठबंधन में नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर के, बीजेपी गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में अगर कुछ होना है तो उसके लिए पहले से सीट खाली भी रखा है उन लोगों ने, शायद मुझे लग रहा है, वो है मुकेश सहनी का मामला। क्योंकि मुकेश सहनी कहां जाएंगे, तो